चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप डे 1 आप लोगों ने तैयार किया होगा और डे 1 में जो भी वीडियोस आप देखे होंगे, पहले मैंने वर्ड्स पावर सेक्शन से शुरू किया था, तो होप आप वर्ड्स पावर को कंप्लीट किए होंगे, कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो डे 1 में जाइए और फिर से उसको देखिए और इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो वीडियो आने वाले हैं ये पेड क्लास के लिए है, तो हम टिल फ्राइडे तक ये वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और फ्राइडे के बाद जो मंडे से जो क्लासेस आएंगी वो वीडियो आपको पेड क्लास का फिर हो जाएगा और वो पेड मिलेगा। फिर भी जहां तक भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग पेड नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए वीडियोस नहीं आएंगे, उनके लिए वीडियोस कुछ आते रहेंगे जो कम्युनिकेशन के लिए बेहतर हो। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड डे, आज हम दूसरे दिन की चर्चा कर रहे हैं और दूसरे दिन में फिर हमारे पास कुछ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स पावर है जो इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द वर्ड्स पावर। आज मैंने जो वर्ड्स लिया है वो ए से ही रिलेटेड है और जो पहला वर्ड है वो है अफेक्ट। अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रभावित करना, राइट। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ अफेक्ट दैट कोरोना विल अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कोरोना क्या करेगा? भारत के इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। अब जैसे दो कंफ्यूजन है यहाँ पे, जैसे अफेक्ट और इफेक्ट दो वर्ड आते हैं, तो आपका एक पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप इस पे चाहिएगा तो एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानना है तो आप ऊपर आई बटन में जाएंगे, क्लिक करेंगे और वहां पे एक लिंक आपको मिलेगा जहां पे कि आप देख सकते हैं, यू कैन सर्च देयर अफेक्ट और इफेक्ट का पूरा यूज कैसे होता है, उसको कहाँ यूज करना है, उसका प्लेस क्या है और कैसे यूज करना है, क्योंकि दोनों के यूज में बहुत अंतर है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ द अफेक्ट एंड इफेक्ट। दोनों के यूज में बहुत अंतर है, तो आप जाकर वहां से देखेंगे और तभी यूज करेंगे कि उसको कैसे यूज करना है। किसी दिन और डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बट आप वहां जाएंगे, वो पहले से वीडियो डाला हुआ है वहां पे, दैट यू कैन फाइंड आउट कि इसमें दोनों में क्या अंतर है। तो इसका मतलब होता है प्रभावित करना, और आपको एक काम करना है, पेन और पेपर लेके रखना है और लिखते जाना है जो भी वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं। नो, प्लीज ट्राई टू नोट डाउन। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसा जरूरत नहीं था कि मैं आपको एग्जाम्पल देता, बट मैंने एग्जाम्पल दिया है चूंकि आप इससे भी एक एग्जाम्पल बनाएं, राइट। तो ईच वन हैज टू मेक वन एग्जाम्पल्स इन योर कॉपी। तो आप नोटबुक लेकर होप सो आप रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई कांट अफोर्ड अ न्यू कार। हम नया कार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम खरीद नहीं सकते हैं, नए कार को हम खरीद नहीं सकते हैं, हम उसको चला नहीं सकते हैं, तो उसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। हम नए कार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई कांट अफोर्ड अ न्यू कार, राइट। टॉकिंग अबाउट द थर्ड, यहाँ पे मैंने लिखा है अग्री। इसको बहुत लोग क्या पढ़ते हैं? एग्री। तो दैट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस इज अग्री। अग्री एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सहमत होना। जैसे हम एक दूसरे की बातों से सहमत होते हैं, चलो ठीक है, हाँ सहमत हैं, तुम जो कह रहे हो हम अग्री करते हैं। जैसे हम लोग जब भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हम कहते हैं यस आई एग्री। तो जब हम अग्री करते हैं तो वहाँ पे अग्री कहेंगे, तो कह रहे हैं कि आई अग्री विथ यू, मैं तुमसे क्या करता हूँ? अग्री करता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी बातों से क्या हूँ? सहमत हूँ। जब हम किसी को सहमति देने के लिए यूज करते हैं, जब सहमत होते हैं किसी बात से, तो दैट वी यूज द टर्म दैट इज अग्री। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज अल्टर। ये अल्टर जो है ये आप जीन्स खरीदे होंगे कभी, और कभी आपको जीन्स कटवाना होगा या फिर जीन्स में रफू करवाना होगा, तो आप जाते होंगे दुकान पे, तो आप कहते होंगे, या फिर आप दुकान में गए होंगे, आपका जीन्स खरीद के पापा ले आए और वो आपके साइज में नहीं है, तो आप कहते हैं कि चलो हमको जीन्स अल्टर कर दो, मतलब कि बदल दो। क्या कहना? उसको बदल देना, उसको अल्टर कर देना, या फिर हम उसको अल्टरेशन कराते हैं। ठीक है, तो अल्टर से बना अल्टरेशन। जब हम उसको रफू करते हैं, जब उसको काटते हैं, तो हम उसमें क्या कुछ चेंजेस कराते हैं, कुछ बदलाव कराते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन। तो अल्टर का मतलब होता है बदलना, बदलाव करना, उसको बदलना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने बनाया है, कैन यू अल्टर इट? क्या आप इसको बदल सकते हैं? कैन यू अल्टर इट? आप देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है कैन यू अल्टर इट, क्या आप इसे बदल सकते हैं? तो इसका अल्टर का मतलब वहां बदलना है। कभी कभी आप मॉल में जाते होंगे तो वहां पे लिखा होता है अल्टरेशन सेंटर। तो ये जो अल्टरेशन सेंटर है वो कहां से आया है? इसी अल्टर टर्म से आया है, दैट इज अल्टरेशन। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, जो पांचवा वर्ड है, इसको हम पढ़ते हैं अनाउंस। क्या पढ़ते हैं? इसको अनाउंस पढ़ा जाता है। लोग इसको क्या पढ़ते हैं? अनाउंस। इसको हम पढ़ते हैं अनाउंस। दैट रियल राइट प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? अनाउंस। तो हम अपना जो टोन है उसको भी इंप्रूव करते चलेंगे और हम इसको
अनाउंस नहीं पढ़ेंगे, इनाउंस नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? अनाउंस पढ़ेंगे। तो अनाउंस एक वर्ब है, इसका मतलब होता है घोषणा करना। हम किसी चीज का जब घोषणा करते हैं, अनाउंस करते हैं, जिससे हम बनाते हैं अनाउंसमेंट, उसको अनाउंसमेंट नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? अनाउंसमेंट कहते हैं। और दैट इज अनाउंस मतलब घोषणा करना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, हु इज गोइंग टू अनाउंस द न्यूज। इस न्यूज को कौन अनाउंस करने जा रहा है, इस न्यूज को कौन घोषणा करने जा रहा है कि ये न्यूज है, उसका घोषणा कौन करेगा? हु विल अनाउंस। तो हु इज गोइंग टू अनाउंस द न्यूज, तो ये अनाउंस है। तो फिर से आपको बता दें, दैट इज नॉट अनाउंस, दैट इज अनाउंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट 6 वन, अप्लाई। हम कहीं कुछ अप्लाई करते हैं। अप्लाई करना मतलब लागू करना। जब किसी चीज पे कुछ को लागू करा जाए तो हम उसका एक टर्म होता है, दैट वी हैव द टर्म, दैट इज अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई का मतलब होता है लागू करना। तो हम जैसे 2-3 चीज, जैसे हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म आता है तो अप्लाई करते हैं, तो दैट इज अप्लाई। तो यहां पे है आई विल अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, आई विल अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, राइट। तो अप्लाई का मतलब क्या हुआ हमारे पास? लागू करना। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, बीट। बीट क्या है? बीट वर्ब है, इसका मतलब होता है पीटना। तो यहां पे लिखा हुआ है डोंट बीट योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को न मारे, डोंट बीट योर चिल्ड्रन। नेक्स्ट दैट इज बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना, बिकम का मतलब बनना। तो व्हाट हैज बिकम ऑफ यू, इसका मतलब क्या होगा? इसकी हिंदी क्या होगी? व्हाट हैज बिकम ऑफ यू। विल यू टेल मी व्हाट इज द हिंदी? किसी को पता होगा? देखिए ये एक, इसकी हिंदी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि व्हाट हैज बिकम ऑफ यू। मैं इसका हिंदी नहीं बता रहा हूं आपको, इसकी हिंदी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कमेंट में बताना है कि इसकी हिंदी क्या होगी। चलिए आप चेक करेंगे हम कि आप ये जो पढ़ रहे हैं इसको आप इसको समझ रहे हैं या फिर उसको आप ऐसे ही देख के छोड़ दे रहे हैं। तो नीड टू नोट डाउन, अगर आपको नहीं पता होगा तो वहां पर लिखना है कि आई डोंट नो, प्लीज टेल द हिंदी। तो मैं आपको इसकी हिंदी बतानी है, व्हाट हैज बिकम ऑफ यू, दैट यू विल हैव टू टेल द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस। क्या है? फिर से एक बार सेंटेंस सुन लीजिए, व्हाट हैज बिकम ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट के तरफ। दूसरा हमारा वर्ड है जो 9th है, वो है बिलीफ, जो एक नाउन है, इसका मतलब होता है धारणा। तो व्हाट्स योर बिलीफ, तुम्हारा धारणा क्या है, तुम्हारा क्या इस पे मत है, तुम्हारा क्या धारणा है। हम जब कहते हैं व्हाट्स योर बिलीफ, तो यहां पे कहेंगे कि तुम्हारा धारणा क्या है, तुम्हारा इस मुद्दे पे क्या धारणा है, व्हाट्स योर बिलीफ ऑन दिस टॉपिक। तो हम कहेंगे कि तुम्हारा धारणा क्या है। जो लास्ट है हमारे पास, दैट इज बिलीव, इसका मतलब होता है मानना। आप देखिए, आई बिलीव यू, आई बिलीव यू का जो मतलब है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई बिलीव यू, आई बिलीव यू का मतलब जैसे हम बातचीत में कहते हैं, कोई बात करते हैं तो हम कुछ टेम्पररी बात को कहते हैं, हाँ चलो ठीक है मान लिए, हम ऐसा करते हैं। तो हम उस बात में जब कहेंगे आई बिलीव यू, तो हम वी विल से दैट आई बिलीव यू, चलो ठीक है मान लिया, आई बिलीव यू। लेकिन जैसे ही हम यहां पे कह रहे हैं आई बिलीव इन गॉड, राइट, तो मैं एक गॉड की बात कर रहा हूं जो सबके भगवान हैं। आई डू यू बिलीव इन गॉड, तो कहते हैं कि क्या तुम्हें भगवान पे विश्वास है, क्या तुम भगवान को मानते हो, राइट। तो यहां पे हमारा एक सेंटेंस है, बिलीव का मतलब मानना, डू यू बिलीव इन गॉड, राइट। तो मैंने कहा डू यू बिलीव इन गॉड, तो क्या तुम भगवान को मानते हो। तो ये एक सेंटेंस है, मतलब ये 10 सेंटेंस है, 10 का मीनिंग लिखा हुआ है, 10 के यूजेस लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे वर्ब हैं और इसके मीनिंग लिखे हुए हैं। आपको फिर से बता दें कि हम सबका हिंदी बताए हैं, एक का हिंदी नहीं बताया है, तो आपको इस कमेंट सेक्शन में आपकी इसको हिंदी बतानी है। और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इफ यू रिमेंबर 1 वर्ड इन अ डे दैट यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश। एक वर्ड आपको हर दिन एक नया चुनना है। होप आप इन सारे वर्ड्स को जानते होंगे, लेकिन आपने कभी इसको तैयार ही नहीं करा, कभी बोला ही नहीं घर पे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इन अ सेंटेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इन अ व्हेन यू राइट एनीथिंग, नीड टू राइट इट। तो आप जब कभी भी बोलें तो मस्ट ट्राई टू यूज 1 वर्ड इन योर डेली लाइफ by which you can make more effective communication। तो चलिए अब चलते हैं ग्रामर सेक्शन की ओर। चलिए अब ग्रामर पोर्शन में आज हम लोग देखेंगे जो सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज केस। केस का हिंदी होता है कारक, राइट।
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। अगर हम केस की बात करें तो 4 तरीके का होता है। आप वो केस पे मत चले जाइएगा कि जहाँ पे हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो केस करते हैं, वो केस नहीं है, वहाँ पे वो केस अलग हो जाता है। ये केस जो है ये कारक है, और आप कोर्ट वाले केस की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दीजिएगा। फिर से आपको एक बार बता दें, क्योंकि वो जो केस होता है वो कोई होता है लड़ाई करके गया, कोई किसी तरह से गया, तो वो केस दैट इज द डिफरेंट थिंग, राइट। हियर वी आर टॉकिंग केस इन द सेक्शन ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश में ये केस का एक रोल है, और अगर ये पता ना हो तो वी आर अनेबल टू मेक सेंटेंस, और हम सेंटेंस के को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं जो केस है, जो कारक है, जिसकी हिंदी मैंने बताया कारक, ये 4 तरीके का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। दैट फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस, ये दूसरा केस है वो कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। और जो तीसरा है वो क्या है, पजेसिव केस। और चौथा वोकेटिव केस। द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड वन इज पजेसिव केस, और फोर्थ वन इज वोकेटिव केस। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी है। दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ लिख रखा है और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। देखिए, वी हैव द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज राम गेव हिम अ पेन। राम गेव हिम अ पेन। अब यहाँ पे देखिए राम क्या है, राम हमारा एक सब्जेक्ट है, दैट राम इज ए सब्जेक्ट। नाम से है तो दैट वी कैन टॉक अबाउट, दैट इज द नॉमिनेटिव। लेकिन पहले हम समझते हैं इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का काम क्या है, और किसको हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा मैंने, राम गेव हिम अ पेन, राइट। राम गेव हिम अ पेन। तो आप देखिए यहाँ पे जो पेन है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राम गेव हिम अ पेन में जो पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो हिम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से फिर राम गेव अ पेन, आप देख रहे हैं सेंटेंस क्लियर हो जा रहा है, राम गेव अ पेन। तो ये जो पेन हो गया वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे यहां पे देखिए, राम गेव अ पेन टू हिम, राम गेव अ पेन टू हिम। अब यहां पे देखना है कि इसमें कौन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। कैन यू टेल मी विच वन इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप देख रहे हैं राम गेव अ पेन टू हिम, इसमें कह रहा है राम गेव अ पेन टू हिम। अब यहां पे दूसरा एक मैंने एग्जांपल देखा है, ही बाउट मी अ पेन, फिर है ही बाउट अ पेन फॉर मी। अब यहां पे देख रहे हैं कि इसमें जो है मैंने यहाँ पे टू का यूज करा है और यहाँ पे फॉर का यूज करा है। ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल समझना है। राम गेव अ पेन टू हिम, अगर हम किसी को देते हैं, अगर कोई चीज देना हो तो हम किसका यूज करेंगे, वहां पे टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन ही बाउट अ पेन फॉर मी, वो मेरे लिए लेके आया है पेन, उसने मेरे लिए पेन खरीदा है। तो जब मेरे लिए के लिए आएगा तो दैट, मैं आपको एक और ट्रिक्स बता दूं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं, ही बाउट अ पेन फॉर मी। अब देखिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। अगर अब यहाँ समझना है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, अब समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए मैं आपको फिर से एग्जाम्पल पे लेके आता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा राम गेव हिम अ पेन। अब यहाँ पे जो हु का आंसर कर रहा है, राइट, जो हु का कर रहा है, तो हु का कौन कर रहा है, तो राम। कौन है भाई, तो राम है। तो राम क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, राम इज ए सब्जेक्ट। टॉकिंग अबाउट हुम, किसको, तो हिम जो है ये हुम का आंसर कर रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और व्हाट, क्या, अगर हम व्हाट की बात करें तो ये क्या है, दैट इज पेन, तो ये क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट में है। लेकिन ये सारे कैसे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट को दो तरीके से क्लेरिफाई करा गया, दो भाग में बांटा गया है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो अब आप देख लिए कि किसको इनडायरेक्ट कहते हैं, किसको डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे राम गिव हिम अ पेन में पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
अब चलिए हम लोग मूव करते हैं, हम लोग केस के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, पजेसिव केस किसको कहते हैं और वोकेटिव केस किसको कहते हैं। आइए देखते हैं पहले नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग अब देखते हैं नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं। जैसे मैंने पहले चर्चा करा कि केस में हम लोग ये जाने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव केस का ही एक पार्ट था। अब शुरू से हम लोग चलते हैं नॉमिनेटिव केस जानते हैं डेफिनेशन के साथ कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है और उसको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस में आता है, या इसी को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। डेफिनेशन है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, किस तरह, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसके तरह, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के तरह अगर यूज हो, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। जब किसी नाउन और प्रोनाउन का यूज वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे या फिर उसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। फिर से सुनिए, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसके सब्जेक्ट, ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे अजय गेव हिम अ पेन, तो यहाँ पे अजय गेव हिम अ पेन, तो जो अजय है वो क्या है, वो क्या हुआ, ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है या जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। सी गोज टू स्कूल, ये जो सी है वो क्या है, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इसको हम हिंदी में कर्ता कारक भी कहते हैं, जो काम करने वाला है। मैंने पहले ही बताया था जो काम कर रहा है वो किस केस में आएगा, दैट द थिंग विल कम इन द नॉमिनेटिव केस। तो ये नॉमिनेटिव केस में आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, अजय और सी दोनों क्या है, दैट इज द सब्जेक्टिव केस भी आप कह सकते हैं और इसको नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव केस। When a noun or pronoun is used as an object of a verb or preposition, जब किसी noun और pronoun का use किसी verb और preposition के तरह हो, means when a noun or pronoun is used as the object of a verb or preposition, किसी verb और preposition का जब किसी noun और pronoun का use किसी verb और preposition के object के तरह हो तो क्या होगा, it is said to be the objective case। वो कैसा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अजय गेव हिम अ पेन, तो पहले मैंने बताया था कि दैट यहाँ पे जो पेन भी है वो कैसा केस है, वो ऑब्जेक्टिव है, और हिम भी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। जैसे ही गेव राम अ पेन, तो यहाँ पे दोनों क्या हैं, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, पेन भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ राम भी ऑब्जेक्ट हो गया। द बुक इज ऑन द डेस्क, जैसे मैंने यहाँ बताया प्रीपोजिशन, तो बुक इज ऑन द डेस्क, यहाँ पे जो ऑन है वो प्रीपोजिशन है और जो डेस्क है वो कैसा आया, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव आया, और ये जो था वो वर्ब के तरह ऑब्जेक्टिव आ रहा था। तो अजय गेव हिम अ पेन, जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, वर्ब और प्रीपोजिशन आप दोनों से देख सकते हैं मिला के। यहाँ पे गेव जो है वो वर्ब है हमारा, अजय गेव हिम अ पेन, ही गेव राम अ पेन, द बुक इज ऑन द टेबल, जो ऑन है यहाँ पे, गेव यहाँ भी ये वर्ब है, गेव यहाँ भी वर्ब है, बट यहाँ पे द बुक इज ऑन द डेस्क, जो ऑन है वो क्या है, ऑन है वो प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव केस है। अब बात करते हैं पॉजेसिव केस का। पॉजेसिव मतलब क्या होता है, ओनरशिप। पॉजेसिव मतलब होता है ओनरशिप। जब हम कहेंगे व्हेन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन, क्या दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए। पोजीशन का मतलब क्या होता है, जब हम ओनरशिप दिखाते हैं, मतलब हम जब उस पर अपना आधिपत्य दिखाते हैं, जब हम उस पर, आप कह सकते हैं जब उस पर हम अपना अधिकार दिखाते हैं, राइट, क्या दिखाते हैं, जब हम अधिकार दिखाते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, पॉजेसिव केस का यूज होता है। व्हेन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन, जब नाउन और प्रोनाउन का यूज कोई अधिकार दिखाने के लिए हो तो हम क्या कहेंगे, टू शो द पोजीशन, अधिकार और रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होगा, रिलेशन का मतलब होता है संबंध दिखाने के लिए हो, देन इट इज सेड टू बी पॉजेसिव केस। तब हमको कौन सा केस कहेंगे, तब उसको पॉजेसिव केस कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इट इज राम्स पेन, तो ये एक राम का कलम है, या इसको कह सकते हैं दिस इज राम्स पेन, तो ये राम का कलम है, तो यहाँ पे राम क्या हुआ, राम हो गया यहाँ पे पॉजेसिव केस में।
जैसे सी इज माई मदर, वह मेरी माँ है, तो माई क्या हो गया, दैट इज द पॉजिटिव। दिस पेन इज माइन, तो यहाँ माइन जो है वो क्या है, ये पॉजिटिव केस में है। तो आप इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि राम, राम्स, माई और माइन ये सब किस केस में आते हैं, पॉजिटिव केस में आते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं वोकेटिव केस की तरफ कि वोकेटिव केस क्या है और उसका यूज कैसे होता है। चलिए जो लास्ट हमारे पास है, लास्ट केस दैट इज द वोकेटिव केस। तो हम वोकेटिव केस की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं इफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस, किसी को एड्रेस करने के लिए अगर हो, ये एड्रेस नहीं है, एड्रेस संबोधन करने के लिए हो, इट इज सेड टू बी वोकेटिव केस। अगर हम किसी नाउन और प्रोनाउन का यूज किसी को एड्रेस करने के लिए यूज करें, किसी को संबोधित करने के लिए यूज करें, तो हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं वोकेटिव केस कहते हैं। और ये वोकेटिव केस हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत यूज करते हैं। जैसे अगर हमें ये कहना हो गणेश कम हियर, तो हम गणेश के बाद देख रहे हैं कि मैंने गणेश के बाद क्या करा, कॉमा लगा दिया, तो गणेश कम हियर ये एक हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये जो सेंटेंस है कंप्लीट सेंस दे रहा है, कह रहा है गणेश इधर आओ, कम हियर। तो जो गणेश के बाद जो कॉमा लगा दैट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। जो गणेश ये जो हो गया, ये कौन सा केस हुआ, ये वोकेटिव केस है। जैसे सीता रेड दिस बुक, सीता यह किताब पढ़ो, तो जो सीता के बाद है ये कॉमा लगाया मैंने, और ये कौन सा केस हुआ, ये वोकेटिव केस है। हम ऐसा हर दिन बोलते हैं, हम इसको छिपा भी देते हैं, रेड दिस बुक। अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास जो करता है, जो काम करने वाला है, या जिसको हम कहना चाह रहे हैं वो मेरे सामने हो, तो हम कह सकते हैं रीड दिस बुक, लिसन टू मी, कम हियर, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम चलो नाम दे के क्लियरिफाई कर रहे हैं वहां पे, और नाम दे रहे हैं जब कह रहे हैं गणेश कम हियर, सीता रीड दिस बुक। जैसे हम आए दिन प्रायः कहते हैं मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर कहते हैं और कम इन के बाद कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा लगाने के बाद क्या होता है, ये जो सर है ये वोकेटिव केस है। ध्यान रखना इसमें ये है कि जब हम सेंटेंस यूज करते हैं तो या तो सेंटेंस के पहले लिख सकते हैं वोकेटिव केस का यूज होता है, या लास्ट में यूज होता है। जैसे पहले मैंने कहा गणेश कम हियर, तो यहाँ पे गणेश पहले है और कॉमा है, उसके बाद मैंने लिखा कम हियर, तो या तो इधर यूज कर सकते हैं। जैसे लास्ट वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने लिखा मे आई कम इन स, तो यहाँ पे जो स है यहाँ पे दैट इज द वोकेटिव केस। तो ये आपका चारों केस है, ये ध्यान से समझिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि क्या दिक्कत है, और इसके और डिटेल की अगर चर्चा करें। अगर आप केस को ठीक से और जब ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर से मैं आपको बताऊं, आप आई बटन क्लिक करेंगे और वहां पे आपको नीचे पूरे डिस्क्रिप्शन में पूरा केस मिल जाएगा। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये कम्युनिकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि हर बच्चों को ये जानना जरूरी है कि केस क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं, और ये चारों इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग वोकेटिव केस की चर्चा नहीं करते हैं। मेरे पास एक पहले आया, बोला कि एक लड़का वीडियो लेके आया यूट्यूब का, बताया कि सर देखिए ये जो वोकेटिव केस है ये नॉमिनेटिव केस से मर्ज हो चुका है। हम बोले ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मर्ज हो चुका है। तो द थिंग इज व्हाट कि जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो ये बताना जरूरी है कि नॉमिनेटिव केस क्या है या सब्जेक्टिव केस क्या है और ये वोकेटिव केस क्या है। तो वोकेटिव केस की चर्चा हम जरूर इसलिए करना चाहेंगे कि जब हम वोकेटिव केस की बात करते हैं तो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का होता है जो कि कहीं से नॉमिनेटिव केस में मिक्स नहीं हो सकता है, राइट। तो ये हमारे पास 4 केस हैं और चारों इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आते हैं जो हम ये बताएंगे कि इस केस का प्रारूप कैसे है। अगर हम जब किसी नाउन की बात करते हैं तो फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो कैसे होगा, ये जानते हैं और इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि इसमें क्या बदलाव हो सकता है, क्या हम केस को बदल सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं नाउन का, यहाँ पे मैंने प्रोनाउन लिखा है, इफ यू टॉक अबाउट द नाउन। अगर मैं नाउन की बात करूँ तो नाउन को हम किसी नाउन के अपने फॉर्म से बदल नहीं सकते हैं। जैसे अगर नाउन की बात करें तो नाउन अगर सब्जेक्टिव केस में राम है तो ऑब्जेक्टिव केस में भी राम ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम उसको पॉजिटिव केस में ले जाएंगे तो राम्स हो जाएगा, एपिस्ट्रोफिस लग जा रहा था, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में चर्चा किया। लेकिन अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन के तीनों फॉर्म में बदलाव होता है, तीनों फॉर्म का अलग अलग केस हो जाता है। अगर हम नॉमिनेटिव केस की बात करें तो अगर आई है यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट आई तो ऑब्जेक्टिव केस में ये मी और पॉजिटिव केस में ये माई या माइन हो जाएगा।
उसी तरीके से नॉमिनेटिव केस में वी, तो ऑब्जेक्टिव केस में अस और आर्स, आवर आर्स हो जाएगा। उसी तरीके से ही नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव में हिम और पजेसिव में हिज हो जाएगा। इसी तरीके से नॉमिनेटिव में यू का ऑब्जेक्टिव में यू ही रह जाता है, पजेसिव में भी यू और योर्स हो जाएगा। इसी तरीके से शी का हर हो जाता है और पजेसिव में भी हर और हर्स हो जाएगा। इट का इट ही रह जाता है, यहाँ पे पजेसिव में इट्स हो जाता है। अगर हम बात करें दे का, तो दे का देम हो जाएगा, कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर देयर्स। अगर हु की बात करें तो हु का हुम और हुज हो जाता है पजेसिव केस में। फिर से मैं आपको बता दूं कि जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन अपने दोनों फॉर्म में कहीं बदलाव नहीं करता है, ना तो वो करता है अपने नॉमिनेटिव केस में, ना ही ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पजेसिव केस में आता है, एपोस्ट्रोफियस के साथ आता है जैसे, तो वो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे बदलाव होता है, सिर्फ वो पजेसिव केस में बदलता है। लेकिन अगर हम वो प्रोनाउन की बात करें तो अपने तीनों फॉर्म्स में बदलाव करता है। इसका जो बदलाव होता है वो तीनों फॉर्म में होता है, तीनों फॉर्म्स में ये बदल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया, तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चार्ट को जरूर नोट डाउन कर लेंगे। और हम अब अगले सेक्शन की ओर चलते हैं, जो सेक्शन और इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि लास्ट जो हमारा सेशन होगा वो प्रोनाउंसिएशन का सेक्शन होगा। तो आइए हम चलिए कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं और प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स गो विद द टॉप प्रोनाउंसिएशन। तो आज हम जो प्रोनाउंसिएशन की टॉप प्रैक्टिस करेंगे वो वीक से रिलेटेड होगा। हम कुछ वीक्स जो हमारे वीक होते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे और हम उसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड डे। जैसे हम कहते हैं डे, तो एक होता है जैसे बोला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर कोई बोलने वाला हो तो हम पूछेगा कि वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, बोला 7 दिन, बताओ कौन कौन सा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, खत्म हो गया उसका, ठीक है। तो ये जब हम ऐसे बोलते हैं, जब हम अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इट सीम्स ऑकवर्ड, ये तुरंत लगता है कि यार हम क्या बोल दिए, राइट, और वो गलत भी होता है। तो जब हम कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जाएं, जब हम अच्छी इंग्लिश बोलें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन द टोन, साउंड, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो हम आज आपको ये बताएंगे कि ये सातों को कैसे बोलना है। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे। जैसे हम मंडे, तो मंडे नहीं होता है, दैट इज़ नॉट मंडे, इट्स मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, it's not Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday। जैसे हम फ्राइडे बोलते हैं, कोई बोलता फ्राइडे, इट्स नॉट फ्राइडे। फ्राई क्या करना है, कोई डे को हम फ्राई तो करेंगे नहीं, फ्राई मतलब होता है तलना, तो इट्स नॉट फ्राइडे, इट्स फ्राइडे। जब हम फ्राइडे बोलेंगे तो हमारा लिप्स जो होगा वो कहाँ टच करेगा, इट विल टच, जो लोअर लिप है अपर टिप को टच करेगा, बोलेंगे फ्राइडे, फ्राइडे। सैटरडे, ये डे नहीं होता, इट्स नॉट डे, वो क्या होगा, डे। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और जब कभी भी आपको लगे कि हम वीडियो भूल रहे हैं कि मंडे को क्या मंडे क्या बोलना है, तो यू मस्ट ट्राई टू वॉच इट। और ये प्रोनाउंसिएशन का सेक्शन हम इसको फोनेटिक्स के साथ लेके आएंगे। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, और हम हर दिन कुछ ना कुछ वर्ड्स लाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि फोनेटिक्स में, चूंकि बिना फोनेटिक्स जाने हम इसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। विदाउट नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स, साउंड के बिना ज्ञान के, बिना फोनेटिक्स के ज्ञान के हम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी अगर हम अलग अलग चीज़ों से, अगर हम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ यू कॉपी इट देन यू कैन स्पीक इन द प्रॉपर वे, आप इसको अपने अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो हम जो करने वाले हैं वो आपको आगे जब आइएगा, जब हम लोग एडवांस लेक्चर में चलेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि इसको और कैसे और अच्छे से करना है। आज के लिए बस इतना ही, बट ध्यान रखिए कि आपको अगर इसका केस का भी इम्पॉर्टेंट जाके पढ़ना है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा वीडियोस मिल जाएंगे। तो दैट यू कैन गो फॉर द सेक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जहाँ पे अभिषेक आंसर है जो आपको डिटेल करेंगे।
स्पोकन के लिए इतना है, जो बच्चे स्पोकन के लिए हैं वो यहाँ पे अपना डिटेल देखेंगे कि क्या है नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो वीडियो है ये आपको टिल फ्राइडे तक मिलेगा जो फ्री होगा, और मंडे से फिर ये वीडियो पेड हो जाएगा। तो आपको पेड वीडियो के लिए अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं वो ऐप के थ्रू होगा, और आप ऐप के थ्रू अगर पढ़ना चाहते हैं, चूँकि आप घर बैठे हम लोग इंग्लिश सीख लें तो क्या बुरा है, और इंग्लिश सीखना भी चाहिए। अगर ये बहुत कम पैसे में आपको बहुत कम पैसे मिल जाएगा। अगर आप इसके बारे में फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिख रहा हूँ, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके और उसकी फर्दर जानकारी ले सकते हैं। आपको मैं फिर से यकीन दिला रहा हूँ कि आपको एक बेहतरीन टीम के द्वारा एक बेहतरीन गाइडलाइंस मिलेगा। जो भी गाइडलाइन आपको मिलेंगी आप यकीन मानिए बेस्ट होगा, बेहतर होगा, आप ये यकीन मान के चलिए। फिर भी अगर कुछ आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक में डालें, जिससे कि क्या होगा हम इसको और इम्प्रूव कर पाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो कमेंट सेक्शन में बात होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूर आप बताएं। और मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दूं, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9852246933। ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं 9852246933। अगर आपको इससे भी कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप सीधे आप लिंक के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आप पढ़े हैं, जैसे वर्ड्स पर जो पढ़ाया गया है उसका एग्जाम्पल, सेट ऑफ एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा और आप उसको भेजिएगा भी। आप अलग अलग चैनल से हैं तो आप जिस चैनल पे भी होंगे मेरे से जुड़े हुए, यू मस्ट सेंड देयर। मैं उसको चेक कर लूँगा, क्लेरिफाई कर लूँगा और आप उसको बनाइएगा, इसको पढ़िएगा। और केस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आप अभी लिखा, जो स्ट्रक्चर था, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, ये जो है ये सेंटेंस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।